वेलकम टू एवरीवन। मैं इस लेक्चर में आपको रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो इशू ऑफ लॉ था उसे यहाँ पे मैं डिस्कस करने का ट्राई करूँगी। फिर आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कैसे इस मैटर को सीबीआई को हैंडओवर किया गया, और सीबीआई को हैंडओवर किया गया तो कोर्ट ने इसमें कौन से अपने पावर को इन्वोक करते हुए सीबीआई को इस मैटर को हैंडओवर किया। क्योंकि ये केस स्टार्ट होता है इंक्विस्ट रिपोर्ट से जो मुंबई पुलिस ने किया था, फिर ये एफआईआर लॉन्च होता है बिहार पुलिस के द्वारा, फिर बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उस इन्वेस्टिगेशन को कैसे सीबीआई को हैंडओवर किया गया वो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ इस केस के ब्रीफ के साथ। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद वहाँ पे बांद्रा पुलिस स्टेशन की पुलिस पहुँचते हैं, और जो वहाँ पे जो भी उनको चीज़ें दिखती हैं, जो भी वहाँ पे उनकी डेथ बॉडी या जो भी वहाँ पे सर्कमस्टांसेस दिखती है पुलिस को, और पुलिस ने वहाँ से एक अपना जो भी आप देखती होंगे क्राइम सीन पे कैसे पुलिस पहुँचती है तो कैसे प्रिपेयर करती है पूरा अपना पंचनामा रिपोर्ट, जिसे इंक्विस्ट रिपोर्ट बोलते हैं अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। तो इंक्विस्ट रिपोर्ट का जो नेचर होता है वो ये होता है कि जब भी पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई खबर पहुंचती है पुलिस इंचार्ज को कि कहीं पे ऐसा किसी पर्सन ने सुसाइड किया है, साथ ही साथ उसे किसी के द्वारा मारा गया है, या किसी एनिमल के द्वारा मारा गया है, या कोई एक मशीनरी के द्वारा कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत जगह ऐसा दिखता है किसी पर्सन का गला कटा हुआ है, ऐसे कुछ डेड बॉडी मिलती है, या एक्सीडेंट। इन सारे केसेस में जब पुलिस इंक्वायरी होल्ड करती है उसे बोलते हैं इंक्विस्ट रिपोर्ट, जिसे पंचनामा रिपोर्ट भी बोलते हैं। और इसे पुलिस जो है इंक्वायरी जो होल्ड करती है उसे पूरे पंचनामा रिपोर्ट को बनाने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद वो किसे ट्रांसफ़र करती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया बांद्रा पुलिस स्टेशन ने। यहाँ पे उस प्लेस पे जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था वहाँ पे पहुँची और उन्होंने अपना पंचनामा रिपोर्ट प्रिपेयर किया, इंक्विस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया, और साथ ही साथ उन्होंने 56 स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए। 56 अंडर सेक्शन 174 में स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होती हैं। अगर जो भी वहाँ पे लोग होते हैं नेबरहुड या जो भी, पुलिस उनसे भी पूछती है, पुलिस पूछती है क्योंकि पुलिस पहुंचती है वहाँ पे। तो जो भी वहाँ पे पर्सन्स हैं या नेबर वाले हैं उनसे जो भी पुलिस पूछताछ करती है उसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और इस केस में भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी 56 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था बांद्रा पुलिस के द्वारा अंडर सेक्शन 174। अभी तक यहाँ पे बांद्रा पुलिस को ये नहीं लगा कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी है। उन्हें कहीं भी ये सस्पेक्ट नहीं किया कि ये एक सुसाइड का केस नहीं है, मे भी यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है कि हो सकता है कि किसी ने अबेट किया हो या कुछ और भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे पिक्चर में आते हैं सुशांत सिंह राजपूत के फादर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पटना पुलिस स्टेशन जो कि राजेंद्र नगर में फॉल करता था, क्योंकि वहीं पे उनके फादर रहते थे राजेंद्र नगर, वहाँ के पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने एफआईआर लॉन्च किया अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। कौन से सेक्शन में? 341, 342, 380, 420, 306, 506, 120B ऑफ आईपीसी। इन सारे सेक्शन में रिया सिंह चक्रवर्ती के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किया सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने। पटना सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च किया। देन पिक्चर में आती है रिया चक्रवर्ती जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती हैं अपील लेकर। ये सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेयर लेकर पहुंचती हैं कि जो बिहार पुलिस के द्वारा एफआईआर लॉन्च किया गया, एफआईआर लॉन्च होता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है पुलिस अंडर सेक्शन 157। जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 157 में, उस इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करने की बात करती है रिया चक्रवर्ती, और कोर्ट के पास प्रेयर लेकर पहुंचती हैं। कौन से सेक्शन में? 406, क्योंकि 406 में ट्रांसफ़र की जाती है अपील और ट्रायल। तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती इस चीज़ को लेकर पहुँचती है कि जो बिहार पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए मुंबई पुलिस के पास।
देन कोर्ट ने सबसे पहले ये इस्टेब्लिश किया इशू ऑफ लॉ कि क्या जो अंडर सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी है उसमें कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। कोर्ट ने यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट को रेफ़र किया। उस जजमेंट का नाम है रामचंद्र सिंह सागर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस को रेफ़र करते हुए कोर्ट ने यहाँ पे ये बात इस्टेब्लिश की कि जो अंडर सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी है उसमें केवल अपील और ट्रायल को ट्रांसफ़र किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन को नहीं। फिर कोर्ट ने ये बात भी बोली कि एक्यूज़्ड की राइट नहीं है कि वो कोर्ट से ये सीख करे कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ होनी चाहिए, किसके द्वारा होनी चाहिए, ये एक्यूज़्ड की राइट नहीं होती है। साथ ही साथ कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट को भी रेफ़र किया जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने अर्नब गोस्वामी के केस में भी सेम यही बात बोली थी कि इन्वेस्टिगेशन का राइट एक्यूज़ड का नहीं है कि वो कोर्ट से सीख करे कि किसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। इस चीज़ को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया रिया चक्रवर्ती का, जो उन्होंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए मुंबई पुलिस के पास। देन पिक्चर में आता है सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। इसमें इशू ऑफ लॉ ये था कि जो भी प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती है पुलिस के द्वारा, क्या उसका नेचर इन्वेस्टिगेशन का नेचर होता है या नहीं। कोर्ट ने बेसिकली इसमें ये इस्टेब्लिश किया कि वेदर द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी कंडक्टेड बाय अ मुंबई पुलिस टू इंक्वायर इनटू अननेचुरल डेथ टू बी टर्म्ड एज अ इन्वेस्टिगेशन। मीन्स कोर्ट ने ये बोला कि जो भी मुंबई पुलिस के द्वारा जो इंक्वायरी होल्ड की गई थी अननेचुरल डेथ, क्योंकि सुसाइड को एज अ अननेचुरल डेथ ही माना जाता है, तो कोर्ट ने ये बोला कि जो अननेचुरल डेथ का यहाँ पे बात है और जो इंक्वायरी होल्ड की गई है मुंबई पुलिस के द्वारा, क्या उसे इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बात इस्टेब्लिश की और एक लैंडमार्क जजमेंट को रेफ़र किया कोर्ट ने। उस जजमेंट का नाम था मनोज कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2016, जिसमें कोर्ट ने ये बोला कि जो इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी है उसको डिफ्रेंशिएट किया। कोर्ट ने ये बोला कि जो इंक्विस्ट रिपोर्ट होल्ड की जाती है अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी पुलिस के द्वारा, उसका नेचर जो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस स्टार्ट करती है अंडर सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। क्योंकि जो इंक्वायरी होल्ड की जाती है पुलिस के द्वारा अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी, वो केवल एक लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। लिमिटेड पर्पस इन द सेंस वहाँ पे कोर्ट केवल उस प्लेस पे पहुँचती है और उस टाइम जो भी एविडेंस दिखते हैं उसे रिकॉर्ड करती है। उस टाइम इतने वाइडर ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की बात नहीं होती है जो इन्वेस्टिगेशन में होती है। कोर्ट ने इस चीज़ को भी कैंसिल कर दिया। लैंडमार्क जजमेंट को रेफ़र किया मनोज कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2016। देन बात यहाँ पे ये आती है थर्ड इशू की बात। जो बिहार पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया था, क्या बिहार पुलिस के पास जुरिडिक्शन थी या नहीं, और क्या उस एफआईआर को एज ए एफआईआर कंसिडर किया जाएगा या नहीं। तो कोर्ट ने क्योंकि क्राइम कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, और सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने एफआईआर लॉन्च किया था पटना पुलिस स्टेशन में। देन कोर्ट ने यहाँ पे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014। देन कोर्ट ने यहाँ पे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 के जजमेंट को रेफ़र किया और इसमें चीफ जस्टिस पी सतशिवम के ऑब्जर्वेशन को इस्टेब्लिश करते हुए इस इशू को सॉल्व किया। कोर्ट ने ये बोला कि जो जस्टिस पी सतशिवम ने यहाँ पे हेल्ड किया था कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होती है और वो डिस्क्लोज भी होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन कोर्ट कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड नहीं करती है और कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, चाहे वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है क्राइम सीन का या नहीं, एफआईआर लॉन्च करती ही करती है।
तो कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को भी सॉल्व कर दिया कि हाँ, जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर के द्वारा जो भी FIR लॉन्च किए गए थे वो जस्टिफाई है। देन कोर्ट आती है 4th इशू पे कि कैसे इस मैटर को हैंड ओवर किया जाए CBI को। तो फिर कोर्ट ने सबसे पहले यहाँ पे ये बताने का ट्राई किया, वो बात मैं आपको भी यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे क्या इसमें कोर्ट ने कॉन्स्टी को रेफ़र किया। तो फिर बात आती है पुलिस जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, एंट्री नंबर 2। और फिर कोर्ट ने यहाँ पे ये बात की, और फिर एंट्री नंबर 2A एंड 80, एंट्री नंबर 2A एंड एंट्री नंबर 80 ऑफ स्टेट लिस्ट। देन 4th इशू पे आते हैं। 4th इशू क्या था, यहाँ पे जब CBI को हैंडओवर किया जा रहा था इस मैटर को, तो CBI को हैंडओवर करने से पहले कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये मैटर कैसे CBI को हैंडओवर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस के द्वारा की जा रही थी। तो ये हैंडओवर जब किया जाएगा CBI को, तो इसका जस्टिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को इन्वोक किया, जो कि आर्टिकल 142 में है। 142 आर्टिकल को यहाँ पे इन्वोक किया कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए। और कोर्ट ने यहाँ पे सबसे पहले रेफ़र किया कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 2 ऑफ स्टेट लिस्ट। देन कोर्ट ने यहाँ पे ये बात की कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ओवररीच की बात ना हो जाए, कि जब ये मैटर स्टेट का है, इन स्टेट के द्वारा मतलब स्टेट में फॉल करता है पुलिस डिपार्टमेंट, देन यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ओवररीच ना हो। तो कोर्ट को ये भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करना था कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को कोर्ट ने ओवररीच नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि बिहार पुलिस ने FIR लॉन्च किया था, बिहार पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। दूसरी साइड वहाँ पे इन्क्विस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था, और इन्क्विस्ट रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया गया था उसकी इंक्वायरी कौन होल्ड कर रही थी, मुंबई पुलिस। बट अभी तक मुंबई पुलिस ने वैसे FIR लॉन्च नहीं किया था, बट अगर इन फ्यूचर मुंबई पुलिस भी FIR लॉन्च करती है, क्योंकि ये इन्क्विस्ट रिपोर्ट में भी ये चीज़ है कि इन्क्विस्ट रिपोर्ट के दौरान अगर पुलिस को लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहाँ पे पुलिस क्या करती है, अंडर सेक्शन 175 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC, वहाँ पे भी उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उसे लगता है, तो वहाँ पे भी उस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हुए वो मैटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडर सेक्शन 157 ऑफ CRPC में जिस मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस का वहाँ पे जुरिडिक्शन पड़ता है उसके पास भेज सकती है। बट अब तक यहाँ पे मुंबई पुलिस ने ये चीज़ किया नहीं था, FIR लॉन्च नहीं किया था। बट अगर इन फ्यूचर मुंबई पुलिस भी FIR लॉन्च कर देती है, देन यहाँ पर जब मैटर को हैंडओवर करना होगा CBI को, तो कोर्ट यहाँ पे कौन सी स्टेट से सीख करेगी ये पावर, कौन सी स्टेट से कंसेंट लेगी CBI को हैंडओवर करने के लिए, क्योंकि DSPE एक्ट की सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न है कि जब इन्वेस्टिगेशन CBI को हैंडओवर किया जाएगा, तो उस स्टेट से कंसेंट लेकर उस मैटर को किसे हैंडओवर कर दिया जाएगा, CBI को। देन लेटर ऑन अगर इन फ्यूचर यहाँ पे अगर मुंबई पुलिस भी FIR लॉन्च कर देती है, देन दो स्टेट की पुलिस की बात आ जाती है। दो स्टेट कौन सी स्टेट से यहाँ पे CBI कंसेंट लेकर और उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेगी। देन कोर्ट ने यहाँ पे इस पावर को इन्वोक किया, 142 के पावर को इन्वोक किया, और कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि जहाँ पे कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना हो, एनी कॉज और मैटर, चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे वो प्रोसीडिंग का नेचर सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, इस मैटर को CBI को हैंडओवर कर सकती है, क्योंकि CBI एक सेंट्रल बॉडी के अंडर में आती है। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे इस मैटर को CBI को हैंडओवर कर दिया।
और ये सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल यहाँ पे इशू हो गई थी। मुंबई पुलिस यहाँ पे एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही थी, और दूसरे साइड वो बिहार पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई पुलिस के पास पहुँची तो उन्होंने उनके साथ भी एक अच्छा बिहेव नहीं किया, जो न्यूज़ में था, आपने भी देखा होगा। बट हमें अभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जाने की नीड नहीं है, बस हमें ये देखना है कि जस्टिस मिले सुशांत सिंह राजपूत को। और यहाँ पे अब आपको शायद क्लियर हो गया हो कि इस मैटर को कैसे सीबीआई को हैंडओवर किया गया और क्या इस केस का नेचर था। एंड होप करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में जो भी जजमेंट आए अच्छा है, और जो भी एक्यूज्ड है उसे पनिशमेंट मिले। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस केस से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में बताने का ट्राई करूँगी। मैं इसे बहुत डिटेल्स में बनाती, और भी बहुत सारे प्रोविज़न इसमें इन्वॉल्व हैं, बट मेरे को लगा कि एक मैं आपको बस ब्रीफ दूँ और ये सारे प्रोविज़न्स की आपको इतने सारे प्रोसीजर एक साथ पता हो। और अगर मुझे लगेगा और अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर भी बनाने का ट्राई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।